नमस्कार। मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो कि एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका यूनिट 5 इन्फ्लेशन के टाइप्स और काजेस का स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा, आशय, परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन किया है। इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के टाइप्स और काजेस का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति के बहुत सारे टाइप्स हैं, विभिन्न रूप हैं। मुद्रा प्रसार जो है, मुद्रास्फीति जो है, बहुत सारे कारणों से पैदा होती है, लेकिन इनका जो वर्गीकरण है इसको हम दो भागों में बांटकर करते हैं। एक तो कारण के आधार पर मुद्रास्फीति, जो विभिन्न कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति आती है, और दूसरा परिस्थितियों के आधार पर मुद्रास्फीति आती है। इन दोनों को हम विस्तृत एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कारणों के आधार पर मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। कारणों के आधार पर पहला प्रकार है खुली तथा दमित स्फीति। खुली तथा दमित स्फीति मुद्रा प्रसार ओपन एंड सप्रेस इन्फ्लेशन। जब स्फीति इस प्रकार की हो कि सरकार की ओर से मूल्य वृद्धि पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, मूल्य वृद्धि पर कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्फीति को खुली स्फीति कहा जाता है, जब सरकारी नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस की युद्धोत्तर तीसरे दशक में इसी प्रकार की कुछ स्थिति देखने को मिली थी। यह हुई खुली यानी कि ओपन स्फीति, ओपन इन्फ्लेशन, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जस्ट विपरीत दमित स्फीति या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब सरकार का नियंत्रण जो है वह स्फीति पर लगातार बना रहता है, जैसे कि राशनिंग या फिर कुछ और परिस्थितियों से सरकार का प्रभाव स्फीति पर रहता है, उसे हम कहते हैं दमित स्फीति या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, साख स्फीति, साख क्रेडिट इन्फ्लेशन। जब व्यापारिक बैंक उदारता से साख देने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मुद्रा बाजार में बढ़ जाती है और मुद्रा स्फीति आती है, तो उसे हम कहते हैं साख स्फीति। नेक्स्ट है घाटा प्रेरित स्फीति, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब सरकार घाटे की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करता है तो उससे जो स्फीति आती है उसे हम कहते हैं घाटा प्रेरित स्फीति। नेक्स्ट मजदूरी प्रेरित स्फीति, वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब मजदूर अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपने वेतन वृद्धि के लिए संगठित होकर लागतों में वृद्धि करते हैं, मजदूरी के मूल्य में वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं मजदूरी प्रेरित स्फीति। नेक्स्ट लाभ प्रेरित स्फीति या प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब व्यापारी लाभ अधिक कमाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करते हैं तब उसे हम लाभ प्रेरित स्फीति कहते हैं। किन्स ने इस स्फीति को ही लाभ प्रेरित स्फीति कहा है। नेक्स्ट मांग प्रोत्साहित स्फीति। जिस देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो तो वहां पर मांग बहुत तेजी से बढ़ जाता है, मांग बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है, तो उसे हम कहते हैं मांग प्रोत्साहित स्फीति या डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट व्यापक और खंडीय स्फीति, कंप्रेहेंसिव एंड सेक्टरल इन्फ्लेशन। जब सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होता है, सभी प्रकार की वस्तुओं में, तो इसे हम व्यापक स्फीति कहते हैं, और जब कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तब इसे हम खंडीय स्फीति या सेक्टरल इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट पूर्ण स्फीति और आंशिक स्फीति, जिसकी व्याख्या हम
पूर्ण व आंशिक स्फीति, जिसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं आशा में। पूर्ण रोजगार की अवस्था के पूर्व की जो स्थिति होती है उसे हम आंशिक स्फीति कहते हैं, और पूर्ण रोजगार के पश्चात जो कीमतों में वृद्धि होता है उसे हम पूर्ण मुद्रा स्फीति कहते हैं। तो ये जो 8 प्रकार हैं वो कारणों पर आधारित, विभिन्न कारण पर आधारित मुद्रास्फीति है। इन कारणों से मुद्रास्फीति हो सकती है। अब हम देखते हैं परिस्थितियों के अनुसार मुद्रास्फीति। जो परिस्थितियां हैं वह भी मुद्रास्फीति को उत्पन्न करती हैं। तो परिस्थितियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला है युद्धकालीन मुद्रास्फीति, वॉर टाइम इन्फ्लेशन। युद्ध के समय जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो उसे हम कहते हैं युद्धकालीन मुद्रास्फीति। जब युद्ध की स्थिति होती है तो उस युद्ध की स्थिति में जो स्फीति आती है उसे हम कहते हैं युद्धकालीन स्फीति। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है युद्धोत्तरकालीन स्फीति या पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। युद्ध समाप्त होने के पश्चात अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी का विनियोजन किया जाता है और जो मांग रहती है बाजार की उसमें तत्काल उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है और जो वस्तुएं होती है उसमें मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इसे कहते हैं युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति। उस समय तक जब तक उत्पादन नहीं हो पाया रहता है और मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति। नेक्स्ट नंबर 3, शांतिकालीन विकास स्फीति, पीस टाइम इन्फ्लेशन। जब सरकार जो है आर्थिक विकास के कार्यों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करती है, बहुत बड़ी मात्रा व्यय करती है, तो मौद्रिक आय में तो तत्काल वृद्धि हो जाती है परंतु उत्पादन बढ़ने में समय लगता है। तो विकास के कारण तो इन मूल्यों में वृद्धि होने लगती है क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ है और मौद्रिक आय सबके पास बढ़ चुकी है। तो मूल्यों में वृद्धि मौद्रिक आय के कारण होती है, इसे हम विकास स्फीति कहते हैं। तो यह तीनों बिंदु जो है परिस्थितियों पर आधारित मुद्रास्फीति को उत्पन्न करते हैं। तो ये हैं मुद्रास्फीति के विभिन्न टाइप्स या रूप। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं मुद्रा प्रसार या स्फीति के कारण क्या है। मुद्रा प्रसार या स्फीति बाजार में होती है, अर्थव्यवस्था में होती है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है जब कुल मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि हो जाती है तब मुद्रास्फीति होती है। और दूसरा कंडीशन है जब पूर्ति कम हो जाती है, जब सामान बाजार में नहीं रहते हैं, पूर्ति कम हो जाता है, तब उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये 2 कारणों से मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। इन कारणों को हम आगे देखते हैं। कारण को हमने विस्तृत रूप से यहाँ पर पॉइंट्स को जो दिया हुआ है उसको हम देखते हैं कि मांग बढ़ना के कारण स्फीति और लागत बढ़ने के कारण जो स्फीति आती है, ये कॉजेज हैं अलग अलग। इसको कहेंगे डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल कॉजेज। मांग वृद्धि के इतने सारे 10 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। और लागत वृद्धि के कारण भी बहुत सारे मुद्रास्फीति उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मांग पक्ष के घटक, जिसमें पहला पॉइंट है बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय। जब सरकार तेजी से सार्वजनिक व्यय करती है तो मुद्रास्फीति पैदा होती है। इसे हम कहते हैं सार्वजनिक व्यय के कारण मांग में वृद्धि। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है बढ़ता हुआ निजी विनियोग। जब व्यापारी उपक्रमी अधिक मात्रा में निजी विनियोग करते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुछ बाधाएं आती हैं और विनियोग के कारण मांग बढ़ती है पर पूर्ति स्थिर रहती है। इसलिए कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि मांग तो बढ़ चुकी है पर पूर्ति स्थिर रहती है। इसलिए विनियोग के कारण मुद्रास्फीति पैदा होता है। नेक्स्ट करारोपण में कमी, रिड्यूशन इन टैक्सेस। जब सरकार कर नहीं लगाती है, हमारे पास जनता के पास आय होती है और
करारोपण में कमी, अर्थात जनता के पास आय होती है, मौद्रिक आय होती है, और सरकार उस पर प्रभावपूर्ण कर नहीं लगाती है, जिसके कारण जनता के हाथ में पैसा रहता है और वह प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि कर देते हैं, और मांग वृद्धि के कारण स्फीति पैदा हो जाती है। तो करारोपण में कमी से भी मुद्रास्फीति पैदा होती है। नेक्स्ट, ब्लैक मनी या काला धन। काला धन ऐसी राशि है जो कि कर नहीं चुकाने, ऐसा धन जिस पर कर नहीं चुकाया गया होता है उसे काला धन कहते हैं। तो काले धन को अधिक से अधिक मात्रा में खर्च करने के लिए बढ़ी हुई कीमतों पर लोग मांग करते हैं, वस्तुओं की मांग करते हैं। अगर लोगों के पास काला धन अधिक है, काले धन बहुत ज़्यादा है, तो वो वस्तु की मांग बहुत अधिक जाके बाजार में करते हैं और मुद्रास्फीति हो जाती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों में कमी। जब सरकार जनता से सार्वजनिक ऋण नहीं ले पाती है, जनता से ऋण कम लिए जाते हैं, उस कंडीशन में जनता के पास पैसे बहुत रहते हैं और यही पैसे बाजार में मुद्रास्फीति को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि। जब निर्यात के लिए जब देश में मांग की वृद्धि होती तो निर्यात बढ़ता है, और स्वदेशी उपभोग के लिए, निर्यात के लिए लोग सामान को भेज देते हैं और स्वदेश में वस्तुओं की कमी हो जाती है। देश के अंदर वस्तुओं की कमी हो जाने से महंगी बिकने लगती है और मुद्रास्फीति को उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या में वृद्धि। जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ती है उतना अधिक मुद्रास्फीति होता है। इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक द्वारा साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक। जब देश का केंद्रीय बैंक सरकार के आदेशानुसार साख निर्माण की नीति अपनाता है, अर्थात बैंक के साख निर्माण की नीति, अर्थात बैंक दर में कमी, खुले बाजार की प्रवृत्तियां आदि परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा अधिक हो जाता है और मुद्रास्फीति पैदा होती है। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण। यदि व्यापारिक बैंक अधिकाधिक साख का निर्माण करते हैं तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि समान रहती है, और अधिकाधिक साख के कारण लोगों के पास मौद्रिक आय बढ़ जाती है और वे मुद्रास्फीति को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। प्रयोज्य आय से ऐसे आय से है जो अपने उत्पादन के साधनों को व्यक्ति करों के भुगतान के बाद उपभोग कार्यों के लिए उपलब्ध होती है। प्रयोज्य आय में वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात कर चुकाने के पश्चात भी लोगों के पास आय बचती है, जिससे मुद्रास्फीति पैदा होती है। तो ये 10 पॉइंट हैं जो कि मांग पर आधारित मुद्रास्फीति के कारण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ति पक्ष के कारण। ये जो पूर्ति पक्ष के कारण है, पूर्ति में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं जिसके कारण से मुद्रास्फीति पैदा होती है। पहला तो है प्राकृतिक कारण। जब कहीं पर बाढ़, भूचाल, सूखा या महामारी आ जाती है तो हम वहाँ पर मांग पर वृद्धि करते हैं। मान लीजिए हम किसी कॉलेज में या किसी टूर में गए हैं और हम वहाँ पे फंस जाते हैं बाढ़ की वजह से, और वहाँ पर हमको चाय भी 50 रुपये में 1 कप चाय मिलती है, तो भी हम वहाँ पर 50 रुपये में 1 कप चाय लेकर पीते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ पर बहुत अधिक आवश्यकता होती है और प्राकृतिक कारण के कारण हम फंस चुके होते हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों में मुद्रास्फीति पैदा होती है। दूसरा कारण है औद्योगिक संकट। अगर किसी उद्योग में संकट पैदा हो जाए, इंडस्ट्रियल क्राइसिस पैदा हो जाए और तालाबंदी या हड़ताल की स्थिति आ जाए, तो उस कंडीशन पर उत्पादन में कमी हो जाती है। उत्पादन में कमी होने के कारण मुद्रास्फीति पैदा होती है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है सरकार के व्यापार।
नेक्स्ट, पूर्ति पक्ष का अगला पॉइंट है सरकार की व्यापार नीति। अगर सरकार की व्यापार नीति निर्यात प्रमुख है, अगर वह वस्तुओं को निर्यात करना चाहती है, तो देश में वस्तुओं की कमी हो जाती है और मुद्रास्फीति पैदा होता है। नेक्स्ट, सरकार की घातक नीतियां। अगर सरकार ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे औद्योगिक इकाई जो है वो हतोत्साहित होते हैं, उत्पादन नहीं कर पाते हैं, नई औद्योगिक इकाई की स्थापना में हतोत्साहन या अनावश्यक विलंब या फिर अत्यधिक करारोपण, ऐसे बहुत सारे कारणों से अगर व्यापार में कमी होने लगती है, तो उत्पादन नहीं होने के कारण बाजार में उत्पादन नहीं रहेगा, क्योंकि व्यापार स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है क्योंकि उत्पादन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, पूर्ति का अभाव। अगर किसी व्यापार में लैक ऑफ सप्लाई, अगर किसी व्यापार में श्रम, कच्चा माल, पूंजीगत उपकरण, भूमि आदि की कोई समस्या होती है, तो वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाता, और उत्पादन नहीं हो पाता तो पूर्ति नहीं हो पाता, और पूर्ति न होने की वजह से रखी हुई वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति हो जाती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि वस्तुओं का संचय। अगर व्यापारी और उपभोक्ता वस्तु का संचय करने लगते हैं, तो पहले तो बाजार में उस वस्तु को दिखाते नहीं हैं, बाद में अचानक से ज़्यादा कीमत पर उस वस्तु को बेचते हैं। तो अगर वस्तुओं का संचय कर लिया जाए, वस्तुएं स्टॉक में रख लिया जाए, तो बाजार में उसकी पूर्ति जो है वो कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, क्योंकि बाजार में वस्तुएं नहीं रहने से जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इसी में अगला पॉइंट और है युद्ध की स्थिति। अगर देश में अर्थव्यवस्था में युद्ध की स्थिति हो, तो जो उत्पादन के साधन उनका प्रयोग जो है युद्ध सामग्री में होने लगता है, और इस कारण से उपभोग वस्तुओं की कमी होने लगती है, और वस्तुओं की कमी होने से कीमतों में वृद्धि होने लगती है। जब वस्तुएं कम होती हैं तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कारण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विभिन्न देशों का जो एक दूसरे से संबंध होता है, अगर वह संबंध सही होता है तब प्रभाव उचित पड़ता है। अन्यथा अगर हमारे संबंध किसी दूसरे देश के साथ है और उसमें से किसी एक देश में भी इन्फ्लेशन है, तो उस इन्फ्लेशन का प्रभाव हमारे देश में भी पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, उत्पादन की लागत में वृद्धि। ये इसको हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी लागत के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाना। पहले अगर किसी वस्तु को बनाने में मजदूरी जितना भी रुपए लगता था, अगर मान लीजिए 5,000 रुपए की मजदूरी लगती थी, तब एक फ्रिज का निर्माण होता था, तो उस फ्रिज का मूल्य 5,000 की मजदूरी को जोड़कर लिया जाएगा। लेकिन अब वही मजदूरी 10,000 हो गई है, तो उस फ्रिज का मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें मजदूरी चुकाना पड़ा है, इसलिए उस फ्रिज का मूल्य बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से मजदूरी, कच्चा माल या अन्य किसी प्रकार की अगर लागत में वृद्धि होती है, तो उसके कारण से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति हो जाती है। इसे हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ना, कॉस्ट के कारण मुद्रास्फीति का पैदा होना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, प्रौद्योगिक परिवर्तन। जब किसी देश में तकनीकी परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन का जो दौर है वह तुरंत ही उत्पादन को नहीं कर पाता है। उत्पादन करने में कुछ समय लगता है, कार्य रुक जाता है कुछ समय के लिए, और उस जितने समय के लिए कार्य रुकता है उस समय के लिए वस्तुएं महंगी बिकने लगती है और मुद्रास्फीति पैदा होता है। तो ये इतने बिंदु हैं जो मुद्रास्फीति के कारण बनते हैं। एक तो मांग के कारण और दूसरा है लागत के कारण, लागत वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बाजार में पैदा करती हैं।